सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 6 ऑलमोस्ट, और ये लास्ट लेक्चर होता है थ्योरी डिमांड चैप्टर पे। और आज अगर ये चैप्टर ओवर हो जाता है आपके साथ, तो संडे को इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का परफॉर्मेंस टेस्ट 1। ये होगा संडे को, तो आपके पास कल का फुल डे होगा प्रिपेयर करने के लिए। नोट्स आपके पास हैं, और अगर आपके पास स्कूल बुक भी है कोई, वो भी आप रीड कर सकते हो साथ साथ में। अदरवाइज नोट्स भी इनफ है टेस्ट के लिए। संडे का टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। संडे को अकाउंट्स की क्लास रहेगी, दोनों क्लासेस रहेंगी। अकाउंट्स की मेन क्लास भी रहेगी जिसमें टेस्ट डिस्कस होगा और हम आगे होमवर्क डिस्कस करेंगे। अबाउट 2 आवर्स की क्लास लूंगा मैं आपकी मेन क्लास, और अबाउट 1.5 से 2 घंटे की क्लास नए स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो रिपीट बैच की क्लास है। और जिन्होंने रिपीट बैच की क्लास नहीं लगानी होगी वो फिर फर्स्ट रूम में बैठकर टेस्ट देंगे। इकोनॉमिक्स का टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी, इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा संडे को। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा संडे को, कभी क्लास कभी टेस्ट। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था बेटा एवरीवन कि डिमांड, मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ, डिमांड को चेंज करने के 2 रीजंस हैं। इफ यू रिमेंबर, याद है सबको? क्या रीजन है 2 डिमांड को चेंज करने के? Sir, price and other factors. प्राइस एंड Other factors. यस। तो डिमांड को चेंज करने के 2 रीजंस हैं, एक प्राइस है और एक अदर फैक्टर्स है। तो जब प्राइस के कारण चेंज होता है डिमांड, तो उसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड को हम 2 तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे नोट्स के अंदर आपके सामने है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मीनिंग क्या है? जब प्राइस, ऑब्वियसली जब हम एक्सटेंशन को समझाएंगे बेटा, तो हम प्राइस क्या करेंगे? प्राइस हम कम कर देंगे। प्राइस कम हो रही है, और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ रही है, तो ये है एक्सटेंशन, जिसका टेबल आपके सामने है। प्राइस 50 से 10 होगी, डिमांड बढ़ेगी। इसका डायग्राम हमने लास्ट क्लास में बनाया नहीं था, अब बना रहे हैं। आप साथ साथ में रफ कॉपी बना सकते हो डायग्राम। इफ रिमेंबर, एक्स एक्सिस पे क्या आता है बेटा? कैमरा मैंने ऑफ किया अभी। एक्स एक्सिस पे क्या आता है बताइए डायग्राम के अंदर, और वाई एक्सिस पे क्या आता है? एक्स एक्सिस पे बेटा डिमांड आती है। Demand, sorry sir. एक्स एक्सिस पे आती है डिमांड, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे आता है प्राइस। Price. अब हमारे ऊपर एग्जांपल में क्या लिखा है? पहले पोजीशन क्या थी बेटा? पहले पोजीशन थी प्राइस 50 है, डिमांड 10 है। पहले पोजीशन ये थी। तो हम पहले इसको कैसे शो करेंगे? 50 को 10 पे हम बोलेंगे रैंडमली। अब हमें पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल हम चलेंगे। व्हेन प्राइस वाज 50, सबसे ऊपर लिख देंगे 50, डिमांड वाज 10, डिमांड 10। बहुत सिंपल। अब जैसे ही प्राइस 50 से कम हुई, क्या रहेगी? कम होकर कम होगी ना डिमांड। जब डिमांड कम हुई, 50 से 10 हुई, सॉरी, जब प्राइस 50 से 10 हुई, कम होगी प्राइस, तो डिमांड हमारी 10 से क्या होगी? 10 to 50. इसका मतलब एक चीज कम हो रही है, इस चीज को आप मानते हो ना? हमारी एक चीज कम हो रही है और एक चीज बढ़ रही है। इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। और लो डिमांड इसी पे टिका हुआ बेटा। लो डिमांड हमेशा ये बोलता है आप प्राइस कम कर लो, डिमांड बढ़ जाएगी। तो जैसी प्राइस कम होगी, प्राइस जैसी कम होगी,
तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, ए से बी पे शिफ्ट हो जाएंगे, हो गए शिफ्ट ना, सॉरी ए से बी पे मूव हो जाएंगे, इसको मूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूव। पहले कंज्यूमर किस पॉइंट पे था? आप क्या बोलोगे? सर पहले कंज्यूमर ए पे था, अब वो कहां पे मूव हो गया? बी पे। लेकिन लेकिन डिमांड कर्व सेम रही। म्यूट रखेंगे अपनी सिस्टम को, लेकिन डिमांड कर्व सेम रही बेटा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये अब कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका। ये डायग्राम आपके सामने है और ये क्या शो कर रहा है? ए बी की तरफ मूव कर रहा है। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट है या अपवर्ड मूवमेंट है? टेल मी, एरो देख के बताओ, डाउन आ रही है या अप जा रही है? डाउनवर्ड। Downward. हाँ, तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड। पहली बात तो अभी नोट्स में क्या लिखा है उसको मत पढ़िए, वो सब जो लिखा है वही समझा रहा हूँ। डाउनवर्ड मूवमेंट। अच्छा बताओ, जब हम ए से बी की तरफ जाते हैं, हम राइट जा रहे हैं कि लेफ्ट जा रहे हैं? ए से बी की तरफ। Sir, from left upward to right downward. हाँ, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इसको डाउनवर्ड भी कहते हैं, इसको राइटवर्ड भी कहते हैं। कि हमारी जो मूवमेंट है, मैं यहां लिख देता हूं, हमारी मूवमेंट या तो राइटवर्ड है या डाउनवर्ड है। मतलब हम कोई भी वर्ड इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। ये तो हो गया राइट और डाउन का मीनिंग, आई थिंक सबको आता है कि राइटवर्ड मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और डाउन का मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं। लेकिन मूवमेंट का मीनिंग क्या है? मूवमेंट का मीनिंग है कि हम कर्व नहीं चेंज कर रहे, कर्व सेम है हमारी। आप चेक करो, डिमांड कर्व वही है। जैसे ना मैं एक क्लासरूम में होता हूँ, जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ जब, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हूँ। जैसे मैं स्टेज के ऊपर चला गया पढ़ाने के लिए, फिर वहां से स्टूडेंट के पास आ गया उसको कुछ समझाने के लिए, उसका होमवर्क चेक करने के लिए, मैं फिर वापस वहां चला गया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मूव कर रहा हूँ। क्या मैं क्लासरूम शिफ्ट कर रहा हूँ? नो, यू कांट से कि बंसल सर एक नई क्लासरूम में शिफ्ट हो गए, यू कांट से ना। मैं तो क्लासरूम तो वही सेम है, मैं फर्स्ट रूम में नहीं गया हूं, मैं सेकेंड रूम में ही हूं जहां पे मैं आपको पढ़ाता हूं, बट मैं मूव कर रहा हूं, मैं एक जगह पे फिक्स नहीं हूं। मैं ए से बी पे मूव कर रहा हूं या बी से ए पे मूव कर रहा हूं। तो ये है मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व। ये चीज बोल के दिखाओ सब लोग, मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व। बोलो। Movement along with the demand curve. यस, Movement along with same demand curve. मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व। कैमरा ऑफ था, अभी मैं कैमरा ऑन कर रहा हूं। तो इसको बोलते हैं मूवमेंट, मूव होना अलोंग विथ सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व सेम है, जैसे क्लासरूम सेम है, मैं मूव कर रहा हूं, क्लासरूम मूव नहीं हो रही, क्लासरूम शिफ्ट नहीं हो रही। तो ये आपको आज नया वर्ड सीखना है। आई गेस आप सबको समझ आ गया और आप बोल पा रहे हो। अगर बोल पाओगे तो लिख भी पाओगे, क्योंकि आज की डेट में किसी को स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है कि मूवमेंट के स्पेलिंग क्या है। दिमाग में अगर मूवमेंट वर्ड आएगा ही नहीं तो लिखोगे कैसे? तो इकोनॉमिक्स एक लैंग्वेज है जिसे आपने अडेप्ट करना है। अगर आपने अडेप्ट कर लिया तो आप उसको लिख भी पाओगे, अगर बोल पाओगे तो लिख भी पाओगे। लाइक इंग्लिश, अगर मैं बोल पा रहा हूं तो मैं लिख भी पाऊंगा, राइट? तो यहां पर मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट या राइटवर्ड मूवमेंट। और ये कब होगी? जब प्राइस कम हो रही है, प्राइस जब कम हो रही है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है। और इस तरह की जो डिमांड बढ़ती है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जो लॉ डिमांड का एक पार्ट है। दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट का मीनिंग है डाउनवर्ड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दूसरे पार्ट का नाम है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड का कॉन्ट्रैक्ट होना। अब आपको पता है डिमांड कब कॉन्ट्रैक्ट होगी बेटा? मैं अगर बोल रहा हूँ कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है, मतलब कंट्रैक्शन का मीनिंग होता है कम होना, तो प्राइस तो बढ़ेगी ना, प्राइस बढ़ेगी तभी तो डिमांड कम होगी। इज इट ऑडिबल? बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir.
मैं ऊपर चला जाऊँ? आपको दिक्कत है ऊपर चला जाऊँ? ऊपर चला जाऊँ? तो प्राइस के ज्यादा होने से जब डिमांड कम होती है तो उस तरह से डिमांड को कम होना बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और आपके सामने टेबल भी वही बता रहे हैं, जब प्राइस 10 से 50 हुई अब प्राइस बढ़ेगी। बच्चों देखो लास्ट डायग्राम में प्राइस कम हुई थी, 50 से 10 हुई थी, अब प्राइस बढ़ेगी 10 to 50 होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अब यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा चेक करो, ठीक है। अब प्राइस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है और डिमांड एक्स एक्सिस पे है, वो सब चीजें सेम रहेंगी प्राइस रुपीज में, डिमांड क्वांटिटी में। अब मैं ले रहा हूँ प्राइस पहले 10, याद है अब हमने प्राइस को पहले कम रखना है, यही फर्क है बेटा। पिछले टेबल में क्या था, प्राइस 50 थी फिर बाद में 10 हुई थी, आर यू गेटिंग? प्राइस पहले 50 थी फिर 10 हुई थी, लेकिन अब क्या है, पहले प्राइस 10 है और बाद में क्या हुई वो 50। अब जब प्राइस 10 है तो फीस बहुत कम है, अगर फीस कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी। जिस मैंने एग्जांपल दी थी आपको, अगर मुझे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को टीच करना है तो मैं फीस बहुत ज्यादा कम कर सकता हूँ। जब फीस बहुत ज्यादा कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे ऑलवेज, क्योंकि लो डिमांड लगेगा। बिकॉज एक पर्टिकुलर अमाउंट को अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो उस कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहा, पर जैसे ही फीस डाउन कर दी जाएगी उसके लिए, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ट्यूशन के लिए। वो सिर्फ मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं ओवरऑल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन में अगर प्राइस कम कर दी जाए, प्राइस अगर 10 है तो डिमांड 50 है, जैसे ही मैं प्राइस बढ़ाता हूँ, मैं प्राइस को जैसे ही बेटा 10 से 50 पे ले जाता हूँ, प्राइस बढ़ गई, मेरी डिमांड 50 से 10 पे आ गई। अब ये नहीं कि मैं 10 150 बोल रहा हूँ, ये जस्ट एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनाया गया, आप कुछ भी, आप प्राइस को 1 रुपीज 2 रुपीज लिख सकते हो, डिमांड को 10 से 8 कर सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है रेंडमली कुछ भी, बस ये है कि आपको समझ होनी चाहिए कि रिलेशनशिप क्या दिखाना है। रिलेशनशिप क्या दिखाना है, प्राइस को कम करना है, डिमांड को बढ़ाना है, तो होगी एक्सटेंशन। और अगर प्राइस को बढ़ाना है तो डिमांड को कम करना है, वो होगी कॉन्ट्रैक्शन। तो हम पहले किस पॉइंट पे थे, यहाँ थे ए पे, अब हम कहाँ चले गए बी पे, क्योंकि प्राइस बढ़ गई। तो पहले क्या था, पहले ए ऊपर था बी नीचे था, तो हम डाउनवर्ड मूव कर रहे थे, अगर ध्यान दोगे आप। अब क्या है, अब हम ए से बी पे जा रहे हैं, अभी भी जा तो ए से बी पे रहे हैं, क्योंकि ए पहला पॉइंट होगा हमेशा, बी दूसरा होगा, लेकिन अब बेटा हमारी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, बोलो एवरीवन। अपवर्ड। लेफ्टवर्ड है कि राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड। अब हम मतलब ये देखो मेरा हैंड, हम इधर जा रहे हैं, जब हम इधर जा रहे हैं मतलब तो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, मेरा जैसे आपके दो हैंड्स है राइट और लेफ्ट, अब देखो आप लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट वर्ड हो गया, अगर राइट साइड जाओगे तो राइट वर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक अपवर्ड या लेफ्ट वर्ड, लेकिन क्या है मूवमेंट, और मूवमेंट का मीनिंग समझा चुका हूं। मूवमेंट कब होती है, जब डिमांड कर्व सेम रहती है। क्या यहाँ पे कोई दूसरी डिमांड कर्व बनी या एक ही अभी दिख रही है आपको पिक्चर में? क्या लिखा मैंने अभी, डिमांड कर्व डी डी सेम, हमारी डिमांड कर्व डी डी सेम है, डिमांड कर्व जब सेम है तो ऑटोमेटिकली हम इसको बोलेंगे कि हम मूव कर रहे हैं। ये देखो ये डिमांड कर्व होगी, डी डी इज अ डिमांड कर्व, और हम यहां पर मूव कर रहे हैं। अब लेट ज्वाइन कर रहे हो अंकल। सो हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं बट डिमांड कर्व सेम है।
जब डिमांड कर्व सेम होती है तभी हम बोलते हैं कि एक कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं। जैसे आपने कभी 10 तक भी डायग्राम बनाए होंगे, तो मान लो ये कर्व है एक, तो हम यहाँ से यहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो पॉइंट मूव कर रहे हैं, कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे जा रहा है, बट वो लाइन सेम है, अलोंग विद द सेम लाइन। तो ये लाइन अब आगे आगे यूज होगी, जब वो लाइन आपके सामने आएगी तो मुझे उसका मीनिंग आपसे पूछना होगा। अलोंग विद सेम डिमांड कर्व का मीनिंग क्या है? मूवमेंट। और वो कब होती है मूवमेंट? जब लॉ डिमांड लगता है, या तो डिमांड एक्सटेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी। चलें आगे। ये हमारा लास्ट पार्ट जो थोड़ा सा रह गया था पेंडिंग, वो मैंने ओवर कर दिया। अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज शुरू करते हैं। हाँ जी, अब आता है आपके सामने शिफ्ट ऑफ डिमांड। ऊपर क्या आया था, याद है? ऊपर क्या आया था? ऊपर आया था मूवमेंट। ये मैंने आपको परसों दिखाया नहीं था। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, जिसका एक और नाम भी है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तब जो डिमांड में चेंज आती है ना 10 to 50, उसको एक हम स्पेशल नेम देते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाला है, बस फर्क क्या आएगा, यहाँ प्राइस का इफेक्ट लग रहा था, अब इफेक्ट किसका लगेगा? अब किसका इफेक्ट लगेगा? अदर फैक्टर्स का। किसका इफेक्ट आएगा अब? अदर फैक्टर्स का। इसलिए दो बातें अब यहाँ पे नोट कर लो बेटा, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए सबका। इकोनॉमिक्स को इतनी डिटेल में समझाने के बाद भी अगर किसी को समझ ना आए तो मतलब वो केयरफुली नहीं सुन रहा। मैं बड़े सिंपल वर्ड्स बोल रहा हूँ, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। देयर इज नो रॉकेट साइंस, नो हाई फाई, कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्ड्स बोल रहा हूँ। एक तो अब अदर फैक्टर्स का इफेक्ट आएगा, और मैं इसको एक नाम दूंगा जादू। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। अदर फैक्टर्स का मैजिक होगा। अदर फैक्टर्स का जो मैजिक होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो जादू है। वो सिर्फ अपना मैजिक डालता है, दिखता नहीं कि वो कैसे डाल रहा है। जब प्राइस का इफेक्ट आता है बेटा, तो प्राइस का इफेक्ट दिखता है। जैसे एक स्टूडेंट मुझे कह सकता है कि सर आपने क्योंकि फीस बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी, इसलिए मेरी डिमांड कम होगी। तो वो तो मुझे दिख रहा है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुई है, लेकिन अब इसके अलावा बाकी सब चीजें मार्केट में बहुत से फैक्टर्स और होंगे। देयर आर मोर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा भी फैक्टर्स हैं मार्केट में, उस कारण से भी डिमांड चेंज होती है। वो मुझे दिखते नहीं कभी भी। और आपको पता है यहाँ पर हमने कई फैक्टर्स किए थे प्राइस के अलावा, मैं आपको गिना सकता हूँ एक एक करके। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, याद आया? दो गुड्स के ऊपर हमने बात की थी, इंफीरियर और सुपीरियर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो हमने दो तरह के गुड्स की बात की थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। कंज्यूमर का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फिर हमने बात की थी क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। जब हमने मार्केट फैक्टर्स की बात की थी, ये जितने भी मैंने बोले हैं ये सारे के सारे कौन से फैक्टर्स हैं? जो मैंने बेटा अभी बोले हैं वो सारे कौन से फैक्टर्स हैं? अदर फैक्टर्स। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये रखना है कि यहाँ अदर फैक्टर्स का इफेक्ट आएगा। दूसरा पॉइंट, जब अदर फैक्टर्स का इफेक्ट हमें दिखाना है तो हमें मानना पड़ेगा कि वहां प्राइस का इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है ना। हम मानेंगे प्राइस का इफेक्ट नहीं है तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। और जब ऐसा होगा तो एक बहुत बड़ी चीज सामने आएगी, वो आएगी शिफ्ट। क्या बोला मैंने? क्या वर्ड बोला बेटा मैंने? शिफ्ट। किसके अंदर शिफ्ट आएगी? Right? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और प्राइस थोड़ी, प्राइस तो सेम रहेगी। ये तीन बातें आपको नहीं समझने को मिलेगी। पहला पॉइंट है, पढ़ लो सब लोग,
एवरीवन, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, अदर फैक्टर्स अपना इफेक्ट डालेंगे, मतलब एक या दो कोई भी, प्राइस लेकिन चेंज नहीं होगी। और जब ऐसा होगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी। अभी हम ऊपर क्या बोल रहे थे, बोलो क्या बोल रहे थे, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। वहां आपके डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, डिमांड कर्व सेम है, डी डी सेम डिमांड कर्व है कि नहीं, पूरे डायग्राम में कोई नई डिमांड कर्व तो नहीं बनी। लेकिन अब जो डायग्राम बनेगा बेटा उसमें डिमांड कर्व चेंज हो जाएगी। और दूसरी बात, फोर्थ पॉइंट है, इस स्टेप से जब कोई चेंज आएगा तो उसको हम नया नाम देंगे इंक्रीज। आपने लाइफ में ये वर्ड्स बहुत बार सुने हैं, डिक्रीज, पर कभी आपने इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी, इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड को। अब आपको स्पेसिफिकली ये यूज करने हैं। और ये कब यूज करने हैं, जब अदर फैक्टर्स का इफेक्ट आएगा और अदर फैक्टर्स के इफेक्ट के कारण डिमांड चेंज होगी, उसको हम बोलेंगे इंक्रीज या डिक्रीज। तो पहले इस चीज को समझते हैं, इंक्रीजिंग डिमांड का मीनिंग क्या है। ये देखो सामने, प्राइस चेंज हो रही है नहीं हो रही, चेक करो, प्राइस चेंज हो रही है नहीं, No, sir. नो, प्राइस सेम है बेटा, पर फिर भी डिमांड बढ़ रही है। अब ऐसा क्या हो गया, टेल मी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आप पार्टिसिपेट करोगे तो और इंटरेस्टिंग बनेगा। टेल मी, ऐसा क्या हो गया बेटा कि डिमांड बढ़ गई आपकी, मैंने तो प्राइस कम नहीं की। अगर मैं प्राइस कम करता फिर तो समझ आती बात कि मैंने प्राइस कम कर ली, तुमने डिमांड बढ़ा ली, फिर तो वो क्या बन जाता, क्या बन जाता, Law of demand. लॉ डिमांड। लेकिन अब तो लॉ डिमांड नहीं है, क्योंकि अब तो मैंने प्राइस चेंज की ही नहीं, क्योंकि लॉ डिमांड तो तब लगेगा जब प्राइस का इफेक्ट आएगा। अब तो प्राइस सेम है, तो अब क्या होने वाला है, सुन लीजिए बड़े ध्यान से। मैं कई फैक्टर्स की बात करूंगा और मैं समझा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। मैंने आपको एक आगे के क्वेश्चन दिए है, ये क्वेश्चन दिया बेटा मैंने कि इंक्रीज इन डिमांड, जिसको हम आगे जाके राइटवर्ड शिफ्ट बोला करेंगे, जिसे हम आगे जाके क्या बोलेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन डिमांड को हम आगे जाके राइटवर्ड शिफ्ट बोलेंगे, क्योंकि आपने अभी ऊपर देखा था, कंपैरिजन करते रहना, आपने अभी ऊपर देखा था राइटवर्ड मूवमेंट, अब हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। लेकिन वो बाद में देख लेंगे डायग्राम लाके कि शिफ्ट कैसे आता है, जब आप लाइव देख लोगे। मेरा ये मानना है बेटा कि जब हम कोई चीज को लाइव देख लेते हैं ना, फिर उसे याद नहीं करना पड़ता। जैसे अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, अगर मैं उसको वहां खुद जाकर घूम कर आता हूँ तो वो मुझे सब चीजें याद हो जाती हैं। हम उस चीज को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, उस एक पिकनिक स्पॉट को, उस एक एडवेंचरस को, या हम किसी बुक से पढ़ सकते हैं कि वो कैसा होगा, है ना। तो जब हम बुक से पढ़ेंगे तो हमें याद करना पड़ेगा। अगर आप वहां खुद देख आओगे जाकर, तो आप उसके ऊपर खुद ही एक पैराग्राफ लिख सकते हो, पेज बना सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि आपने लाइव देखा है। हम एक डायग्राम को लाइव बनाएंगे और देखेंगे कि डिमांड कर्व शिफ्ट होती है। वो शिफ्ट होती है तो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, या तो अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है। लेकिन एक नई डिमांड कर्व बनेगी वहां पर, जिसमें बोलेंगे D1 तो एक नई डिमांड कर्व बनेगी D2, लेकिन वो बाद में देखेंगे। आज हम ये देखना चाहते हैं इंक्रीज इन डिमांड के क्या रीजंस हैं, डिमांड इंक्रीज क्यों हो रही है। ठीक है, अब मान लो नंबर 1, मान लो मैं बात कर रहा हूँ मैंगोज की। अभी मैंगोज का टाइम चल रहा है, हम सब लोग मैंगोज खरीद रहे हैं। अब मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, आपके खुद के घर में भी एग्जांपल लगेगी। आज मैंगो की डिमांड मेरी ज्यादा है, से मैं नॉर्मली 2 kg मैंगो खरीदता हूँ, आज मैंने 4 kg मैंगो परचेज किए हैं। क्यों किए हैं? एक तो आप बोल सकते हो सर मैंगो का रेट कम हो गया, नहीं बेटा नहीं होगा। कल भी मैंगो का रेट 100 रुपीज था, आज भी 100 रुपीज है। सुनिए ध्यान से, अगर मैंगो का प्राइस सेम है तो व्हाट्स अ रीजन कि मैंने मैंगो क्यों ज्यादा परचेज किए हैं।
2 से 4 क्यों परचेज किए बताइए? तो आप पहला रीजन क्या बोलोगे? That difference you हाँ, एक एक करके बात करते हैं, वो भी आएगा। आप बोलोगे सर या तो आपकी इनकम बढ़ गई। यस बेटा, मेरी इनकम इंक्रीज होगी और मुझे उस इनकम को सेलिब्रेट करना है, तो सेलिब्रेट करने के लिए मैं घर में ज़्यादा मैंगो लेके आ रहा हूँ। जब हम खुश नहीं होते कभी, मान लो हमें कोई जॉब मिल जाती है, हमें बिजनेस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो हम अपनी हैप्पीनेस कैसे शो करते हैं? कई बार हम ज़्यादा खाकर शो करते हैं हैप्पीनेस कि लेट्स डू पार्टी। तो हम कई बार चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। हम मैंगोज़ को 2 की जगह पे 4 के परचेज़ करेंगे, कुछ भी कह सकते हो आप। मैं स्वीट्स परचेज़ कर रहा हूँ, मैं कुछ भी परचेज़ कर रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा पार्टी कर रहा हूँ, तो मैं पिज़्ज़ा मँगवा रहा हूँ, तो मैं 2 की जगह 4 पिज़्ज़ा मँगवा रहा हूँ कि चलो आज तो बर्थडे है, आज तो इनकम बढ़ गई। अब पिज़्ज़ा का रेट थोड़ी कम हुआ है, डोमिनोज़ का कोई ऑफर थोड़ी आया हमें, बट हमारा बर्थडे हम क्या करें? तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, तो बर्थडे वाले दिन पिज़्ज़ा की डिमांड बढ़ जाती है, बर्थडे वाले दिन कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है, तो कहीं न कहीं आपकी इनकम बढ़ गई। अब देखो बर्थडे भी तो एक रीज़न हो गया ना। इंडिया में कितने बर्थडेज़ मनाए जाते होंगे और उस कारण से केक की डिमांड होती होगी। सोचो बेटा, केक की डिमांड सिर्फ इसलिए क्योंकि बर्थडेज़ है। अगर हम कमिटमेंट करें 1 साल तक कोई अपना बर्थडे नहीं मनाएगा, तो केक की डिमांड खत्म हो जाएगी और जैसे केक की डिमांड खत्म होगी, जो केक आपको 500 रुपीज़ का मिलता है वो 250 का रह जाएगा, क्योंकि केक बनाने वालों का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। 100 का केक वो 500 में बेचते हैं और जब केक बिकने बंद हो जाएंगे तो बोलेंगे चल 200 रुपये में सही, केक तो बिके, हमारा बिज़नेस तो बचा रहेगा, क्योंकि कई लोगों का बिज़नेस इस केक पे डिपेंड है। एक बहुत बड़ा इनकम उनको होता है। हम लोग सिर्फ केक की डिमांड करते हैं, इसलिए वो केक को हाई रेट पे बेचते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 2000-3000 का जो केक होता है वो कुछ भी नहीं होता, उसकी उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होती। तो कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, कंज्यूमर सेलिब्रेट करता है, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा, ये तो आपको हम कर ही चुके हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मार्केट में कई बार कंज्यूमर्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ में कुछ लोग शिफ्ट हो गए, अभी जैसे जुलाई तक नए स्टूडेंट्स चंडीगढ़ में आ जाएंगे। जब नए स्टूडेंट चंडीगढ़ में आएंगे तो चंडीगढ़ से वो फ्रूट्स परचेज करेंगे, वेजिटेबल्स परचेज करेंगे, तो नया कंज्यूमर मार्केट में ऐड हो जाएगा। जो पहले वाला कंज्यूमर है वो तो परचेज करेगा मैंगो, अब नया कंज्यूमर भी खाने लग जाएगा, क्योंकि नया कंज्यूमर चंडीगढ़ में आ गया, पहले वो नहीं रहता था। लेकिन जुलाई में नए कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, तो हर बच्चा, स्कूल स्टार्ट होते हैं, हर बच्चा हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से चंडीगढ़ में शिफ्ट होता है, तो चंडीगढ़ में डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा, ये बिल्कुल रियल चीजें हैं बेटा जो आपको समझा रहा हूँ मैं, कहीं भी कोई क्रैमिंग की जरूरत नहीं हमें। मुझे समझ आ चुकी है बहुत अच्छे से, दैट्स व्हाई आई एम टीचर। अब आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए और बेस्ट बन जाइए इकोनॉमिक्स में। थर्ड है एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। आपको पता है, अगर मुझे लगे, मैं मैंगो का एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी इनकम बढ़ गई, मैं मैंगो ज़्यादा खा रहा हूँ, मार्केट में कंज्यूमर ज़्यादा आ गए, वो लोग मैंगो ज़्यादा खरीद रहे हैं। एक फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड का हो सकता है, एक फैक्टर मार्केट डिमांड का हो सकता है। एंड डाउट पारस? थर्ड, मुझे ये लगता है, मुझे किसी ने बता दिया कि सर कल से मैंगो का रेट 150 हो जाएगा, पीछे से मैंगो आना बंद हो गया, स्ट्राइक होगी ट्रक यूनियन की, डीजल आना बंद हो गया, या हैवी रेन हो रही है, पीछे पीछे से मैंगो आना बंद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हमें डर होगा कि आज जो मैंगो 100 का मिल रहा है, कल को यही मैंगो 150 का हो जाएगा, तो हम मैंगो को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। आज प्राइस 100 ही है, पर हमें डर कहाँ का है? फ्यूचर का, कि फ्यूचर में रेट 150 हो जाएगा। आज 150 नहीं हुआ, फ्यूचर में रेट 150 हो जाएगा, इसलिए मुझे आज मैंगो ज़्यादा परचेज करना है। अब मानो बेटा, आपको मज़ा आएगा कि ये सारी बातें रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं। कई बार ना हम मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मुझे लगता है 10th क्लास तक का साइंस मैथ्स मैंने रियल लाइफ में देखा नहीं कभी, वो चीज़ें बुक्स में रहेगी। होता होगा पर मैंने तो देखा नहीं ऐसा होता है, वो चीज़ें यूज़ ही नहीं हुई। लेकिन कॉमर्स की हर चीज़, तभी तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू साइंस। कॉमर्स की हर चीज़ प्रैक्टिकल है, आप उसको जनरल लाइफ में देख सकते हो। हमारे घर के अंदर ही वो चीज़ हो रही होगी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। तो जब हमें लगेगा पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है, हम पेट्रोल ज़्यादा परचेज करेंगे प्रेजेंट में, आज। फिर ये तो कहने की बात ही नहीं, टेस्ट, फैशन, क्लाइमेट, ये चीज़ें मैंगो की फेवर में शिफ्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल,
मैं पहले मैंगो नहीं खाता था, बट मैंने एक बार मैंगो टेस्ट किया तो मुझे अच्छा लगा, अब मेरा टेस्ट मैंगो में शिफ्ट हो गया, अब मैं मैंगो ज़्यादा खाता हूँ। मैंगो परचेज करना, चलो मैंगो परचेज करना फैशन तो नहीं होता, पर मान लेते हैं अगर मैंगो परचेज करना फैशन हो तो फिर सब लोग फैशन से अट्रैक्ट होते हैं। क्लाइमेट, मैंगो का क्लाइमेट है समर, तो जैसे समर आती है मैंगो में एक टेस्ट आ जाता है, मैंगो का टेस्ट डेवलप हो जाता है, हमें भी खाने में मज़ा आता है। मैंगो शेक भी तो समर में बनेगा, मैंगो आइसक्रीम भी तो बनेगी। तो इस तरह से जो मैंगो है वो क्लाइमेट के हिसाब से डिमांड में आ गया। विंटर आते ही हमारा दिल भी नहीं करेगा मैंगो खाने का, तो वो एक क्लाइमेट उस चीज़ का इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा एप्पल। मान लेते हैं कि एप्पल है तो नहीं, वैसे चलो मान लेते हैं कि एप्पल जो है वो मैंगो का सब्स्टिट्यूट है। जब हमें फ्रूट खरीदना होता है तो हम सोचते हैं कि मैंगो परचेज करें कि एप्पल। अब हो क्या रहा है, मार्केट में एप्पल है 250 रुपीज़ पर केजी और मैंगो है 100। अब मुझे घर पे फ्रूट लेके जाना है कोई या किसी और के घर पे फ्रूट लेके जाना है मुझे, तो अब होने वाला पता क्या है, पहले विंटर में ना हम जब किसी के घर जाते हैं एज ए गेस्ट, हम जाते हुए 3 किलो एप्पल पैक करा लेते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी 3 किलो एप्पल लेके जाने की, क्योंकि 3 किलो एप्पल हो जाएंगे 750 के। अब हर कोई क्या करेगा, 3 किलो मैंगो पैक कराएगा, क्योंकि 3 किलो मैंगो कितने का हो जाएगा, 300 का। तो अब यही होने वाला है बेटा, हम जब किसी के घर जाएंगे ना, हम बोलेंगे 3 किलो मैंगो दे दो, 4 किलो मैंगो ले जाओ, 4 किलो मैंगो हम पैक करा के ले जाएंगे किसी के घर, क्योंकि मैंगो सस्ता हो गया। इस तरह से मैंगो और एप्पल सब्स्टिट्यूट है मार्केट में। जैसे ही एप्पल का प्राइस बढ़ता है मैंगो की डिमांड बढ़ जाती है, और ये आपको सब समझाया हुआ है पीछे जब हमने फैक्टर्स किए थे। ये भी एक रीजन है मैंगो क्यों ज़्यादा सेल हो रहा है, क्योंकि एप्पल महंगा हो गया। और अगर बेटा एप्पल का रेट 100 हो ना, तो मैं अपने पैसों को ना मैंगो पे वेस्ट नहीं करूँगा, मैं वो 100 रुपीज़ में एप्पल लूँगा, क्योंकि आपको पता है एप्पल इज़ बेटर देन मैंगो। एप्पल एक अच्छा फ्रूट है, और लेकिन अब क्योंकि एप्पल महंगा है, फ्रूट तो खाना ही हमें, तो इसलिए एक जनरल पर्सन जो जिसको बोलते हैं आम आदमी, मीडियोकर, वो फिर मैंगो ही खरीदता है एप्पल की जगह पे। वो अपने बच्चों को एप्पल नहीं खिला सकता, पर मैंगो तो खिला सकता है ना, इसलिए मैंगो को एप्पल के साथ सब्स्टिट्यूट माना जाता है। और जैसे ही एप्पल 100 रुपये किलो आएगा विंटर में, तो फिर एक आम पर्सन, तब भी एप्पल 300 वाला भी होता है, बट मैं मानता हूँ कि सीजनल एप्पल 100 रुपीज़ मिल रहा है, अगर हमें 120 मिल रहा है, तो फिर उस टाइम पे मैंगो 300 हो जाता है। अब कभी चेक करना दिसंबर में मैंगो का रेट क्या है, उल्टा हो जाता है, दिसंबर में मैंगो रेट 300 हो जाता है। तो हमें ये ना एग्जाम्पल्स को समझना है, याद नहीं करना है, फिर हम लिख पाएंगे। जब आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो आपके मेन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। तो जब जब एप्पल महंगा होगा मैंगो का डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन सब में बेटा एक चीज कॉमन मिल रही है, क्या मिल रही है कॉमन, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड हर पॉइंट में मेरा एक ही एग्जांपल है, मैंगो का डिमांड बढ़ना। अब एक और पॉइंट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुन लो सब लोग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? अगर आपको मैंगो शेक बनाना है तो मैंगो के साथ क्या चाहिए आपको बताओ? मिल्क मिल्क चाहिए। अब क्या होगा ना, मिल्क सस्ता हो गया। आज मैं मिल्क लेने गया ना जब मार्केट में, तो मुझे बोला गया कि सर 2 पैकेट के साथ 1 पैकेट फ्री है। मान लो ऐसा हो जाए तो मिल्क सस्ता हो गया। अब मिल्क ज़्यादा आ गया घर में, तो मैंगो शेक बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंगो खरीद रहे हैं, क्योंकि अकेला मिल्क नहीं यूज़ कर रहे हैं हम उसमें कुछ मैंगो डाल रहे हैं। तो मैंगो का मिल्क के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसलिए जब जब मिल्क सस्ता होगा तब तो मैंगो की डिमांड बढ़ेगी, या जब जब पेट्रोल सस्ता होगा पेट्रोल इंजन की कार ज़्यादा बिकेगी। और अभी क्या हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है डे बाई डे, 100 रुपीज़ तक टच कर गया, तो पेट्रोल कार का डिमांड कम होता जा रहा है। तभी डीजल इंजन इन्वेंट हुआ था। अब डीजल इंजन ने आकर पोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया और डीजल भी महंगा हो गया, 85 रुपीज़ तक पहुंच गया। तो अब हम थर्ड सोर्स पे चले गए, ईवी। इसके पहले सीएनजी आया था, अब सीएनजी रिस्की हो गया, गाड़ी में फायर हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो सीएनजी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब फोर्थ है ईवी। अब ईवी का टाइम चलेगा अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल शायद, और 30-40 साल के बाद ईवी भी हमें लगेगा आउटडेटेड हो गया। फिर हम शायद सोलर पे आ जाएंगे, गाड़ी के ऊपर सोलर पैनल लग जाएगा, तो गाड़ी सोलर चलेगी, वो तो बिल्कुल फ्री पड़ेगा। अभी इस टाइम मेरी गाड़ी धूप में खड़ी है,
गाड़ी खराब हो रही है, सोचो बेटा अगर उस गाड़ी की छत पे सोलर पैनल लगा होता तो 4-5 घंटे धूप में खड़ी होने से गाड़ी चार्ज हो जाती और गाड़ी चलती। और मुझे क्या करना था, घर से ऑफिस जाना था, ऑफिस से घर आना था, गाड़ी चार्ज हो जाती। तो मुझे ये लगता है कि आने वाला फ्यूचर ईवी के बाद क्या है, सोलर है। वो एक फ्री की एनर्जी है हमारे पास। ईवी में फिर चार्जिंग का खर्च आता है हमें। तो इस तरह से हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को देखते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ती हो जाएं तो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आ जाए फेवर में, टैक्स कम कर देगी गवर्नमेंट, सब्सिडीज बढ़ा देगी, इस तरह से प्राइस कम हो जाएगी प्रोडक्ट की। एक्चुअल प्राइस कम नहीं होगी लेकिन हमें कम रेट में मिलेगा। ये सब पॉइंट्स एक ही बात का इशारा करते हैं, डिमांड का इंक्रीज होना। तो लेट्स डू इंक्रीज इन डिमांड होती क्या है। मैंने अभी क्या बोला, जब प्राइस सेम रहती है फिर भी डिमांड ज्यादा है। अब आपके पास बेटा एक नहीं 10 एग्जांपल्स हैं। यू कैन से सर मेरा बर्थडे है, मेरी इनकम बढ़ गई, सेलिब्रेट करना है, मिल्क सस्ता हो गया, एप्पल महंगा हो गया। आपके पास 100 बहाने हैं अब मैंगो खाने के, इसलिए मैंगो का डिमांड ज्यादा है। और जब हम इसको डायग्राम में प्लॉट करेंगे, लो जी डायग्राम में प्लॉट करते हैं। अब याद करो सब लोग, प्राइस सेम है, डिमांड ज्यादा है। इसको डायग्राम में प्लॉट करते हैं। आ जाइए डायग्राम में। हाँ जी एवरीवन, साथ साथ बनाएंगे डायग्राम। डिमांड को हम यूनिट्स बोलेंगे, बोल सकते हो। डिमांड को हम यूनिट्स बोलेंगे और प्राइस रुपीज में होगी, ये याद रखना हमेशा। प्राइस को वाई एक्सिस पे लेना है, उल्टा मत कर लेना बेटा। सब साथ साथ बना रहे सब लोग। अब देखिए मान लो 1 2 3, मान लो ये पॉइंट ले लिए और डिमांड में क्या लेना है हमें, 4 तक। तो 1 2 3 4। अब पहले पॉइंट लेते हैं, जब प्राइस 2 है तो डिमांड 3 है। याद हो गया सबको, जब प्राइस 2 है तो डिमांड 3 है। तो 2 पे 3 कर लेते हैं। When price is 2, demand is 3। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हमें अदर फैक्टर्स का इफेक्ट दिखाना है इसलिए प्राइस को सेम रखना ही पड़ेगा, तभी तो इफेक्ट आएगा दूसरी चीज का। अब अगर प्राइस सेम है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डॉटेड रहेगा, हम ऐसे चलेंगे डॉट्स में। क्योंकि आपके पास तो वहाँ कलर्स भी नहीं है, आपको पेंसिल से बनाना है या वॉल पेन से बनाना है आपको, तो आप इस तरह से डॉट्स में दिखा देंगे। अब ये जो पोर्शन आपका बाहर निकल के आ रहा है ये पोर्शन जो आपका बाहर आ रहा है, ये बेटा आपका क्या शो करेगा, चेंज। और यहां डिमांड कर्व में मूवमेंट नहीं आएगी, यहां डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगी। दिखाऊं कैसे, अब आप देखो एक डिमांड कर्व यहां बना लो रैंडमली, कुछ भी एक डिमांड कर्व रैंडमली यहां बना लेते हैं। डी इज अ डिमांड कर्व, रैंडमली बना ली स्केल से। अब आप इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन बनाओ, स्केल से ना।
D1 D1, या अगर ये D1 D1 है तो D2 D2 हो जाएगी। तो एक डिमांड कर्व नहीं बनेगी बेटा, और जो न्यू डिमांड कर्व बनेगी वो शिफ्ट हो जाएगी, और शिफ्ट का साइन भी आएगा, एरो भी आएगी मतलब। तो आपके पास एक डिमांड कर्व बन जाएगी। अगर आप इसको देखेंगे आपकी बुक्स में भी सेम डायग्राम बना होगा। डिमांड कर्व DD शिफ्ट्स राइटवर्ड, डिमांड कर्व DD शिफ्ट्स राइटवर्ड एज D1 D1, और ये जो शिफ्ट है वो राइटवर्ड शिफ्ट है, और इसको बोलते हैं कौन सा शिफ्ट, अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट है या राइटवर्ड शिफ्ट है। और ये कब हो रहा है, बोलो एवरीवन। कल आई थिंक, और ये रनिंग को लेक्चर शेयर किए, वही जो इंक्वायरी रिपोर्ट था ना। ये बेटा कब आया शिफ्ट, बोलो। जब प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, ड्यू टू, बता सकते हो क्या रीजन है। अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है बेटा एवरीवन। अब वो इंपॉर्टेंट मोमेंट आ गया है जहां पे आप पार्टिसिपेट करोगे और आपको बात समझ आएगी। तो मैंने लेक्चर शेयर किए हैं, वो लेक्चर देख लेगी स्टूडेंट। रितु रितु बताओ भी एवरीवन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। प्राइस सेम है और डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? इतने रीजन समझाए थे मैंने आपको। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस की वजह से। रीजन पर्टिकुलर बताओ ना बेटा, क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइस लो हो जाता है तो डिमांड हाई हो जाती है, और जब सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस लो हो जाता है तब भी डिमांड हाई हो सकती है। जैसे अगर एप्पल का प्राइस कम हो गया तो मैंगो का बढ़ जाएगा। है नहीं बेटा, उल्टा बोल रहे हो। एप्पल का प्राइस बढ़ेगा, सॉरी बढ़ेगा तो उसका मैंगो का डिमांड ज्यादा हो जाएगी। यस, आप बोलोगे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है सर, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस सस्ता होता है। तभी तो एग्जांपल दिया होगा दिमाग में। एग्जांपल देखो, ये जो वर्ड्स होते हैं मुझे भी नहीं याद रहेंगे सर। इनकम, हाँ, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल मैं भी ये अगर दिमाग में रखूंगा तो मैं लिख पाऊंगा सही। जब मैं आपको समझाता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या रहता है, मिल्क, कि मिल्क सस्ता हो रहा है इसलिए मैंगो का डिमांड बढ़ रहा है। तो आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है क्योंकि एप्पल महंगा होता है और मिल्क सस्ता होता है, मिल्क कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये रीजंस हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ती है। बट अगर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे एक सिंगल वर्ड दो, ड्यू टू चेंज इन, आप क्या बोलोगे फिर? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, क्या बोलोगे फिर? हाँ, लेकिन चेंज भी फिर आपको पता है दो तरह की होती है। एक होती है फेवरेबल, एक होती है अनफेवरेबल। बोलो भी सब लोग, क्या होती है? तो अब यहाँ बोलेंगे, हाँ, तो अब हम बोलेंगे ड्यू टू फेवरेबल चेंज। हमारी डिमांड जो बढ़ रही है वो फेवरेबल चेंजेस के कारण बढ़ रही है, और जब फेवरेबल चेंजेस होती हैं तो डिमांड राइट पर शिफ्ट हो जाती है। अब वो क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ जाएगा बेटा जो आगे जाके एग्जाम में आता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक में होता है कि वो फैक्टर्स बताओ जिस कारण से राइट पर शिफ्ट आता है या फेवरेबल चेंज आता है। तो जब अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आएगा तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी,
जिसका नाम है डिमांड का बढ़ना, बट वहां एक्सटेंशन मत यूज करना, वहां पर क्या यूज करोगे, इंक्रीज। क्लियर? उसके रीजन ये लिखे हुए हैं। और अगर कोई बोले कि शिफ्ट क्यों होती है, फिर बोल देना चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? चेंज इन इनकम, चेंज इन नंबर। क्योंकि यहां उसने पर्टिकुलर नहीं पूछा, उसने ये नहीं कहा कि इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई पूछे आपसे डिमांड में शिफ्ट क्यों होता है, फिर तुम बोल सकते हो जो जो अभी इन्होंने बोला था सक्षम ने कि सर सब्सिडी गुड्स के प्राइस में चेंज आता है, कॉम्पिटेंट गुड्स के प्राइस में चेंज आता है, तो वो एक कॉमन आंसर हो गया कि सर चेंज आता है अदर फैक्टर्स में, क्योंकि आपने पूछा था शिफ्ट क्यों होता है। तो टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा ध्यान से पढ़ना, अगर मैं बोलूंगा शिफ्ट क्यों होता है, एवरीवन लिसन केयरफुली, स्कूल के पेपर में भी और मेरे में भी, वो पूछेंगे शिफ्ट क्यों होता है, तो आप बोलोगे ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अगर वो बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, अपवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, या डिमांड इंक्रीज क्यों होती है, फिर आप बोलोगे ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस। सेम वे में अगर कोई आपको बोले वो सारे फैक्टर्स बताओ, वो सारे मतलब अदर फैक्टर्स बताओ जिस कारण से डिमांड डिक्रीज होती है। क्या होती है डिमांड? डिमांड डिक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं कौन सा शिफ्ट? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट के कारण डिमांड डिक्रीज होगी, और वो सारे फैक्टर्स उल्टे घुमा देना। अब मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। नंबर 1 फास्ट बोलता हूँ, कंज्यूमर का इनकम बेचारे का कम हो गया, मार्केट में कंज्यूमर्स कम हो गए। जैसे मार्च में होता है, स्टूडेंट्स मार्च में एग्जाम देने के बाद अपने घर चले जाते हैं। आप अगर आप चंडीगढ़ से नहीं हो, पंजाब हरियाणा हिमाचल से हो, तो आपके फेब में या मार्च में एग्जाम हो जाएंगे +1 के। एग्जाम देते या भाग लोगे, 1 महीना घर रहोगे, तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। चंडीगढ़ में जो आप फ्रूट्स खरीद रहे थे, वेजिटेबल्स, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, वो सब की डिमांड कम हो जाएगी। अगर आपको लगे फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है पेट्रोल की, तो आज हम डिमांड कम करेंगे, हम कम पेट्रोल डलवाएंगे। कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन, क्लाइमेट कोमोडिटी के अगेंस्ट हो जाए, जैसे विंटर आते ही कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड कम हो जाती है, तो वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। फिर हम बोलते हैं अगर विंटर में कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो आपका गला खराब हो जाएगा, आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगी। कई बच्चों को तो ये होता भी है, वो लेकिन वो कई बार मानते नहीं है, तो वो विंटर में आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उस कारण से शायद उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो वही चीज़ जो हमें अच्छी लग रही थी गर्मियों में, वो क्लाइमेट उसके अगेंस्ट हो गया, फैशन उसके अगेंस्ट हो गया, टेस्ट अगेंस्ट हो गया। अब उल्टा हो गया, देखो अब एप्पल सस्ता हो गया, तो जैसे जैसे एप्पल सस्ता होगा वैसे वैसे मैंगो की डिमांड बढ़ेगी? नहीं, अब नहीं बढ़ेगी। अब मैंगो डिमांड क्या होगी? सस्ती होगी। अब हमारे पास मार्केट में 2 तरह के एप्पल है बेटा, एक खाने वाला एप्पल है और एक फोन है, एप्पल फोन। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जब जब एप्पल फोन सस्ता होगा, सैमसंग की डिमांड कम होती जाएगी। अगर सैमसंग का फोन 1 लाख का हो और एप्पल का फोन 70,000 का मिल रहा है, डेफिनेटली आई विल परचेज एप्पल। और एक एप्पल खाने वाला है, जब जब एप्पल का प्राइस कम होगा, मैंगो की डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर मुझे आज भी एप्पल 100 रुपीज़ का मिले, मैं मैंगो नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे पास पैसे लिमिटेड हैं तो मैं वो पैसे एप्पल पे लगाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मिल्क है। अब पहले मिल्क सस्ता मिल रहा था, हम ज़्यादा खरीदते थे, अब मिल्क महंगा हो गया। अब अगर मिल्क महंगा हो जाए, एक पैकेट जो 32 रुपीज़ का है, 33 रुपीज़ का है, अगर वो एक पैकेट 50 रुपीज़ का हो जाए, तो घर में मैंगो शेक बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि मिल्क महंगा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया। गवर्नमेंट ने अगर टैक्स नहीं लगा दिए, सब्सिडीज कम कर दी, तो भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। तो ये सब रीजंस बेटा अब अगेंस्ट चले गए। किसके अगेंस्ट चले गए? मैंगो के। डिमांड मैंगो, सॉरी मैंगो के, तो इसको बोलते हैं फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। फेवरेबल। अनफेवरेबल, तो अब जो डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन डिमांड का मीनिंग होगा अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। ये मैंने सब यहाँ पे लिख के दिया है, आप एक बार रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगा।
अगर कमोडिटी का डिमांड कम होता है नॉट ड्यू टू प्राइस बट अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम टेस्ट वो सारे, सो हम क्या बोलेंगे, व्हेन प्राइस इज सेम। अब मैंगो बेचने वाले को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या मार्केट में, मैंने तो फीस नहीं बढ़ाई फिर भी डिमांड कम होगी। मैंगो वाला वो सोचता है कि मैंने तो प्राइस नहीं बढ़ाई फिर मैंगो की डिमांड कम क्यों होगी, क्योंकि मैंगो की डिमांड पे प्राइस नहीं इफेक्ट डाल रही, मैंगो की डिमांड पे अदर फैक्टर्स इफेक्ट डाल रहे हैं अपना। समझ आ रही बात? यस सर। तो जब ऐसा होता है तो इसलिए तब मैंगो की जो डिमांड है कम हो जाती है। अब वो जैसे कंज्यूमर की इनकम कम होगी, मान लो मेरे पास जॉब थी वो जॉब चली गई या मेरी जॉब में सैलरी कम होगी, ये रीजन है मैंगो कम करने खाने का। मैंगो सेलर कहता क्या हो गया, पहले आप 3 kg लेते थे अब आज आप 1 kg ले रहे हो, तो वो तो ये वो सोचता है ना कि मैंने प्राइस तो बढ़ाई नहीं। एक मैंगो सेलर तो ये पूछेगा ना आपसे कि सर क्या बात होगी, मैंने तो प्राइस नहीं बढ़ाई फिर आप मैंगो कम क्यों खरीद रहे हो, तो हम उसको बोल सकते हैं मेरी इनकम कम होगी, या उसको बोल सकते हैं कि एप्पल सस्ता हो गया तो मैं एप्पल खरीदूंगा मैंगो नहीं खरीदूंगा। तो हमारे ये रीजन होंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूँ प्राइस का इफेक्ट सामने से दिखता है, सबको समझ आता है कि प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है। मैंगो सेलर को पता है मैंने प्राइस बढ़ा दी इसलिए लोग मैंगो कम खरीद रहे हैं, लेकिन अब उसको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। जैसे ब्रिटानिया को समझ नहीं आता कि उसकी ब्रेड क्यों नहीं बिक रही, फिर बाद में समझ आता है कि किसान जैम महंगा हो गया, जैम महंगा हो गया ब्रेड की डिमांड कम होगी, बटर महंगा हो गया ब्रेड की डिमांड कम होगी। इस तरह से ये चलता है सिस्टम, इसलिए उसको जादू बोलते हैं हम। जादू मतलब ऊपर से हो रहा है, दिख नहीं रहा कहाँ से हो रहा है कैसे हो रहा है, बट डिमांड में चेंज हो रहा है। जैसे मेरे अंदर पावर्स आ रही हैं, ठीक है, और मेरे अंदर पावर्स आ रही है तो मैं उड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कर मैं लॉन्ग जंप लगा रहा हूँ। अब किसी को दिख नहीं रहा कि वो पावर कहाँ से आ रही है, तो हो सकता है ऊपर कोई एलियन हो वो मुझे पावर दे रहा हो, उसका नाम मैंने रख दिया जादू, तो वहां से मुझे जादू मिल रहा है, उस वहां से मुझे कोई पावर मिल रही है, इस कारण से मैं यहाँ पे लॉन्ग जंप लगाकर कैच ले रहा हूँ। क्रिकेट के अंदर मैं 30 फीट ऊपर जाकर कैच पकड़ रहा हूँ, तो ये नॉर्मल पर्सन तो कर नहीं सकता, वो 4-5 फीट ऊपर जंप कर सकते हैं, बट अगर मैं 30 फीट ऊपर जा सकता हूँ तो इसका मतलब कुछ जादू तो हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज तो है जो मैजिकल है, बट वो मैजिकल कहाँ से आ रहा है ये किसी को नहीं पता। ऐसा ही सीन किसी मूवी में भी दिखाया गया था, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस सेम रहती है तो प्राइस तो अपना मैजिक नहीं कर रही, क्योंकि प्राइस सामने से दिखती है किसी को, बट अब डिमांड कम हो रही है, तो इसके एक नहीं 10 रीजंस हैं, उनमें से कोई भी एक हो सकता है, तो उसको बोलते हैं जादू। तो व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट स्टिल डिमांड डिक्रीजेस, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड डिक्रीज यूज करेंगे। एंड माइंड इट एवरीवन, जो लोग भी अभी सुन रहे हैं ऑनलाइन या बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, और रिकॉर्डिंग में सुन लेना भी एक ही बात है, ये चैप्टर मुझे दोबारा कराने की नीड नहीं किसी को भी, रिकॉर्डिंग में आप सुन के कर सकते हो अगर आप लेट आते हो क्लास में या आपका आज क्लास मिस हो गया। डिक्रीज का मीनिंग क्या है कि डिमांड का कम होना ड्यू टू अनफेवरेबल। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेगा, अनफेवरेबल, पर उसमें कई रीजन है। हाँ, इनकम का कम होना भी तो अनफेवरेबल है, किसके लिए, मेरे लिए नहीं, मैंगो के लिए। मतलब ये जो मैंगो पड़ा है ना शॉप पे, वो मैंगो सैड है, दैट मैंगो इज क्राइंग। वो मैंगो सैड क्यों है, क्योंकि आज कंज्यूमर का इनकम कम हो गया, उसे कोई खरीद नहीं रहा, लाइक दैट। तो दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। अब जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप समझ लीजिए कैसा बनेगा। अभी भी एक नई डिमांड कर्व बनेगी, और वो डिमांड कर्व मालूम मैं बोल रहा हूँ प्राइस 1 2 3, मान लो प्राइस 2 है और 2 पे डिमांड कितनी थी, 3, ठीक है, तो ये आपके सामने रहेगा, थोड़ा सा कम कम कर देता हूँ इसको मैं। व्हेन प्राइस इज 2 डिमांड इज 3, तो यहाँ 1 2 3 4, तो ये 3 है। व्हेन प्राइस इज 2, ऐसे बनते डायग्राम, डिमांड इज 3, नाउ एट द सेम प्राइस, अब हम इसको डॉट्स में कर देंगे, एट द सेम प्राइस डिमांड इज लेस, अब डिमांड कम हो जाएगी, तो अभी डिमांड यहाँ आ जाएगी। अब पॉइंट ये है बेटा, पहले हम यहाँ थे, ए पे थे,
अब हम किस पे आ गए, बी पे। तो जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो पहले वो ए से निकलेगी डिमांड कर्व, और फिर एक डिमांड कर्व वो बना देंगे, फिर वो बी पे चली जाएगी। तो इसका नाम अगर डी डी है तो इसका नाम होगा D1, और ये क्या हो जाएगी, कौन सा शिफ्ट होगा, शिफ्ट कौन सा होगा बोलो, लेफ्टवर्ड के राइटवर्ड, इसको कौन सा शिफ्ट बोलेंगे, लेफ्टवर्ड के राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। अब हमारी जो डिमांड कर्व है डी डी, इट शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड D1, इसे डाउनवर्ड भी कहते हैं और लेफ्टवर्ड भी कहते हैं। लेकिन शिफ्ट आ रहा है कि मूवमेंट आ रही है, बताइए, शिफ्ट आ रहा है। और शिफ्ट का मीनिंग समझ गए सब लोग, एक नई डिमांड कर्व बन रही है, और एक नई डिमांड कर्व कब बनेगी, जब प्राइस का इफेक्ट नहीं आएगा, किसका आएगा, अदर फैक्टर्स का। बस भी यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे जो क्वेश्चन दिए हैं वो अभी तक के पार्ट पे डिपेंड होंगे। पहले यहाँ तक कोई डाउट है बताइए, मीनिंग में, नो सर। मीनिंग क्लियर है, डिमांड डिक्रीज कब होती है, जब अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल। अब बोलो सर अनफेवरेबल वर्ड क्यों यूज किया, उसका रीजन है बेटा एक, क्योंकि अदर फैक्टर्स एक नहीं है, 10 हैं। इनकम कम होती है, किसी का प्राइस बढ़ता है, किसी का कम होता है, टेस्ट अगेंस्ट होता है, फेवर में आता है, इसलिए हम ना इसके लिए कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं, फेवरेबल या अनफेवरेबल। प्राइस एक रीजन है, इसका भी एक लॉजिक है, प्राइस एक फैक्टर है, तो वहां बोलते हैं राइज इन प्राइस, फॉल इन प्राइस। आप समझे ना मीनिंग, क्योंकि आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं जब ये आएगा ये कि लो डिमांड में तो हमने दिखा दिया प्राइस का राइज होना या प्राइस का फॉल होना, पर यहाँ अब यहाँ कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, टेस्ट का फॉल होना, टेस्ट का राइज होना। फेवरेबल है। हाँ, क्योंकि इनकम के लिए वर्ड कुछ और यूज होगा, टेस्ट के लिए कुछ और यूज होगा, एक्सपेक्टेशन के लिए कुछ और यूज होगा, इसलिए हमने कॉमन वर्ड सेलेक्ट कर लिया कि या तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल, सिंपल है। तो वो पूछेगा कि फेवरेबल क्या है, तो बोल देंगे इनकम का बढ़ना या इनकम का कम होना अनफेवरेबल है। आई थिंक मैंने सारा समझा दिया है। आज इस लेक्चर को अगर आप कभी दोबारा भी सुनोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, और अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम भी सुनेगा तो भी, क्योंकि देखो आज भी आपने कोई डाउट तो पूछे नहीं है। माई टीचिंग इज सो डिफाइंड एट द वेरी बॉटम लेवल, हैंड शेकिंग लेवल, तो ये सबको समझ आती है, इसलिए हमारा मोबाइल ऐप सक्सेसफुल चलता है। वहाँ पर हर बच्चा पढ़ रहा है इंडिया के अंदर, जिसको भी पढ़ना है वो पढ़ रहा है। आपका फ्रेंड भी अगर कोई हो जिसको ट्यूशन नहीं आना हो, जो लाइव क्लासेस नहीं लगा सकता, उसके पास टाइम नहीं है, या उसका कोई ट्यूशन होता है डिस्टर्ब, क्लैश करता है, तो वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी पढ़ सकता है। वो टेस्ट देने इंस्टीट्यूट आ सकता है, नोट्स उसको सब मिल जाएंगे, सेम उसको सब फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ समझ सब आता है। तो इस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट चलता है, राइट। उसके बाद फिर हमने देख लिया कि इंक्रीज के रीजन क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट के रीजन क्या है, और डिक्रीज के लेफ्टवर्ड शिफ्ट के रीजन क्या है। वहां हमें पर्टिकुलर बोलना पड़ता है कि इनकम बढ़ेगी या कम होगी। लेकिन अगर बोलेगा चेंज के रीजन क्या है, शिफ्ट के रीजन क्या है, तो फिर हम बोल देंगे चेंज चेंज चेंज, बस। फिर हम ये बताएंगे कि चेंज कैसा आएगा, फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल आएगा। एंड डाउट सक्षम? सर हम अनफेवरेबल और फेवरेबल की जगह लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट नहीं बेटा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट तो आउटपुट है, एक आंसर है। लेफ्ट क्वेश्चन क्या है ना कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होती है, तो आप क्या बोलोगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट के कारण लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, ये तो नहीं होगा ना। ओके सर। हाँ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट का रीजन क्या है, अनफेवरेबल चेंज, और राइटवर्ड शिफ्ट का रीजन क्या है, फेवरेबल चेंज। या वो पूछेगा इंक्रीज इन डिमांड का रीजन क्या है, तो आप बोलोगे फेवरेबल चेंज। तो वो रीजन है फेवरेबल या अनफेवरेबल, और उसका रिजल्ट है इंक्रीज या डिक्रीज, या राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। थर्ड है एग्जाम्पल, कि बोलेगा एग्जाम्पल बता, फिर तुम एग्जाम्पल पे आओगे, इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, उस पे आ जाओगे, ठीक है। इसी चीज को और क्लैरिटी देने के लिए, आई नो आपको और क्लैरिटी की नीड होती है कई बार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे, जब आप टेस्ट दोगे तो आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन योर टेस्ट। वो क्या होगा, मैं 2 हेडिंग्स बना दूंगा, मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व या शिफ्ट और डिमांड कर्व। जिसका एक और मीनिंग क्या था, जब मूवमेंट होती है तो हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड मूव कर रही है ए से बी की तरफ। क्या मूव कर रहा है बोला एवरीवन, क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर टीचर बोले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सप्लेन करो, तो फिर आप क्या समझा रहे होगे, लॉ डिमांड।
क्या समझा रहे होगे? लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड में किसका Law of इफेक्ट आता है? प्राइस का। हाँ पर अगर टीचर बोले शिफ्ट ऑफ डिमांड का, शिफ्ट ऑफ डिमांड का या चेंज इन डिमांड, तो फिर आप किसका इफेक्ट दिखा रहे होगे? किसका other इफेक्ट? factors. अदर फैक्टर्स का। तो आप एक उनके लिए रीड करो, डायग्राम के बाद में कर लेंगे, पहले मीनिंग रीड करो। और जब आपको डिफरेंस दिखते हो ना, यहाँ बाय चांस लिखने रह गए थे जब नोट्स लिखे गए थे, आप बेसिस भी लिखा करो कि बेस क्या है इसका, ठीक है? बेसिस क्या है? तो अब हमारा पहला बेसिस क्या है? मीनिंग, तो मीनिंग लिख दिया। दूसरा बेसिस क्या है? डायग्राम। थर्ड, हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया हमने यहाँ पर। अगर डायग्राम बनाएंगे तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, और या एक्सप्लेनेशन नहीं, सॉरी, एक्सटेंशन, हम उसको एक्सटेंशन या क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और शिफ्ट में हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज। अब यूं कह लो कि दो टीम्स का मैच है। मैं आपको अभी क्रिकेट की बात समझाता हूँ। जब दो टीम्स का मैच होता है तो ऐसा होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है? तो वो कैसे बोलते हैं? पहले तो वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बोलते हैं कमेंटेटर्स। शुरू में जब मैच के लिए हम वेट कर रहे होते हैं ना, मैच स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा पहले क्या चलता है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसा हो रहा होता है। फिर बोलते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में क्या है, क्या होता है बेटा? इंडिया के पास बैट्समैन होते हैं और बॉलर्स होते हैं। ये है क्रिकेट, बैट्समैन एंड बॉलर्स। विकेट कीपर को अलग कर देते हैं। पाकिस्तान के पास भी क्या होते हैं? बैट्समैन एंड बॉलर्स। तो ये बताओ, जब हम टीम इंडिया की बात करेंगे तो हम बैट्समैन की बात करेंगे या बॉलर्स की बात करेंगे टीम इंडिया की? टेल मी, हु इज इंपॉर्टेंट? नो बेटा, दोनों। बैट्समैन जितना मर्जी स्कोर बना ले, कम या ज्यादा, बॉलर मैच को जिता सकते हैं। अगर जब ओपनिंग होती है तो नहीं बैट्समैन नहीं बेटा, वो बात नहीं है। वो तो जब आप खेल रहे हो तब बात कर रहे हो। जब पाकिस्तान खेलेगा तो हमारे बॉलर्स की गेम है, फिर बैट्समैन तो सिर्फ फील्डिंग करते हैं पूरा मैच। अब मान लो पाकिस्तान ने, मान लो इंडिया ने 200 स्कोर बनाए, तो भी पाकिस्तान को हराया जा सकता है अगर हम उनकी पहले 5 या 6 विकेट्स फर्स्ट 50 बॉल्स में ही या स्कोर्स में खत्म कर दें। तो इंपॉर्टेंट बैट्समैन या बॉलर दोनों ही होते हैं। तो पॉइंट क्या है, जब इंडिया को एक्सप्लेन किया जाएगा तो इंडिया के बैट्समैन और बॉलर दोनों की बताएगी। अगर ऐसी बात होती है तो फिर हार्दिक पांड्या का नाम तो कहीं आता ही ना, कभी भी ना आता किसी का नाम, कभी किसी मैच में उसका नाम लिया नहीं जाता। लेकिन जब हम टीम इंडिया की बात करते हैं तो वो बोलते हैं हमारी बैटिंग स्ट्रोंग है इस रीजन से, हमारी बॉलिंग में डेप्थ है इस रीजन से। तो वो बैट्समैन बॉलर दोनों बोलते हैं। फिर वो पाकिस्तान पे आ जाते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रोंग है या बॉलिंग स्ट्रोंग है किस रीजन से, तो वो टीम्स को बता रहे हैं। और टीम का मतलब टीम, टीम में कोई एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये है आपका एक डिफरेंस जिसमें हमने हेडिंग्स को लिया है, मूवमेंट या शिफ्ट। इसे हम यहाँ पे एक्सटेंशन को भी समझा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन को भी बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मूवमेंट के दो पार्ट है, ऊपर पढ़ के आए ना अभी। मूवमेंट के दो पार्ट है, एक एक्सटेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। और इधर शिफ्ट के दो पार्ट हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। और वही मीनिंग में लिखा हुआ है यहाँ पर, और वही चीज हम डायग्राम में दिखाएंगे। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, आप इसको रीड करें। मैं बिजनेस स्टडीज के लिए एक और मैसेज करवा दूँ ग्रुप में, क्योंकि इस चैप्टर को भी ओवर किया जाएगा। 10 मिनट और चाहिए मुझे इसमें। आप तब तक रीड करें इस पॉइंट को।
अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो मीनिंग लिख रहे हैं, तो मीनिंग में तो आ गया कि मूवमेंट मतलब प्राइस के कारण होती है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, और यहाँ अदर फैक्टर्स के कारण होती है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो मैंने क्या बोला अभी, जब टीम इंडिया की बात आएगी तो वहाँ बैट्समैन और बॉलर दोनों को दिखाया जाएगा, 11 प्लेयर्स का नाम आएगा वहाँ पर, तो ऐसे आएगा। फिर वो सेम मान लो आपका ये प्राइस है। अच्छा, अब जब हम डायग्राम को ऐसे डिफरेंस में दिखाते हैं तो आपको टेबल वैल्यूज दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको ओपी बोल सकते हो। मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं प्राइस इज 3 रुपीज, बोलते हैं प्राइस इज 3, तो हम उसको बोल सकते हैं ओपी, मैन डिमांड, प्राइस इज ओपी, डिमांड इज ओक्यू। अब आप क्या करोगे, अब आप प्राइस को बढ़ा दोगे, जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, तो प्राइस ओपी से क्या हो जाएगी, बताओ ओपी से क्या हो जाएगी, ओपी 1, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ओक्यू 1। तो अब ये जो मूवमेंट है चेक करो, वो ए से बी की तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट मूवमेंट। इतना डायग्राम अकेला दिखाएं अगर, तो ये किसका हो गया, कॉन्ट्रैक्शन का। किसका हो गया ये, कॉन्ट्रैक्शन का। अगर मैं प्राइस को बढ़ाने की बजाय कम कर दूं, क्योंकि प्राइस इज अ रीजन, अब मेरे लॉ डिमांड में तो प्राइस रीजन है मेन, अगर मैं प्राइस को कम कर दूं तो डिमांड बढ़ेगी, तो फिर हम ए से सी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एक्सटेंशन। तो डायग्राम में ना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन दोनों दिखाने पड़ेंगे, वही मैंने आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट एक्सटेंशन का है और नेक्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन का है। तो मतलब अगर आप सिर्फ ये 4 पॉइंट्स रीड करोगे, पहले वाले कंपैरिजन नहीं करना, सिर्फ पहले 4 पॉइंट्स रीड करो मूवमेंट के, तो जो मैंने आपको ऊपर समझाया है पूरा पोर्शन आ जाते ही कि मूवमेंट के 2 पार्ट है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उसका डायग्राम वो आ जाएगा। लेकिन जब हम शिफ्ट को देखेंगे तो शिफ्ट क्यों होती है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो जब हम उसका डायग्राम दिखाएंगे तो ऐसे दिखेगा। बाकी वाई एक्सिस पे क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है बेटा, वो सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है ये वाई पे प्राइस लेनी है, एक्स पे डिमांड। अब आप सपोज बोलते हो प्राइस इज ओपी, डिमांड इज ओक्यू, अब इससे एक डिमांड का बन जाएगी डी डिमांड का। अब मान लो मैंने प्राइस बढ़ा दी, सॉरी प्राइस को सेम रखा, डिमांड बढ़ा दी। अब आपको पता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी भी समझाया था, मैं प्राइस को सेम रख रहा हूँ, प्राइस को 2 रुपीज रख रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पे 2 नहीं दिखा रहे, प्राइस सेम रख रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ओपी। 2 रुपीज को क्या बोल देंगे, ओपी। यू नो डायग्राम ऐसी डायग्राम के कंस्ट्रक्शन हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन प्राइस इज ओपी, डिमांड एक्सटेंड होके ओक्यू 1 होगी, तो वहां से एक डिमांड का बन गई। तो इससे आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट अभी नहीं भी समझ आया होगा तो अब आ जाएगा। अभी आ गया शिफ्ट, और यहाँ डिमांड में शिफ्ट आ गया, और यहाँ पर अगर मैंने सेम प्राइस पे डिमांड को कम कर दिया, तो जैसे ही मैंने कहा अगर सेम प्राइस है, सेम प्राइस पे डिमांड को कम कर दिया, तो हम बोलेंगे डिमांड को बन जाएगी D2, तो इसको बोलेंगे शिफ्ट बेटा। तो पहला शिफ्ट क्या शो कर रहा है, इंक्रीज, क्योंकि आपको ये समझ आ चुका है। अब किसी को नहीं समझ आया तो गलत बात है। अगर प्राइस रीजन नहीं है, अदर फैक्टर्स रीजन है बेटा, तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज, और क्या बोलते हैं, डिक्रीज। तो ये इंक्रीज है और यहाँ पर क्या है, डिक्रीज है, इसलिए मैंने आगे इंक्रीज एक्सप्लेन किया है और डिक्रीज एक्सप्लेन किया है। तो मैं अगर पाकिस्तान टीम समझा रहा हूँ तो पाकिस्तान टीम के बॉलर्स की बात भी कर रहा हूँ और बैटिंग की बात भी कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर डायग्राम में मैं इंक्रीज भी दिखा रहा हूँ और डिक्रीज भी, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही शिफ्ट के पार्ट्स हैं, लेकिन मूवमेंट के 2 पार्ट है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया डिफरेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों को डिफरेंस में बताना है। दूसरा डिफरेंस का नाम है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इस नाम से भी आ सकता है। अब क्या होता है बेटा, बताओ, मैच के पहले आधे घंटे में वो पहले बोलते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फिर पता क्या करते हैं, फिर इंडिया के जो बैट्समैन होते हैं उसको पाकिस्तान के बैट्समैन से कंपेयर करते हैं। ऐसा होता है ना, पहले तो पूरी टीम की बात कर ली, फिर बोलते हैं बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन, इंडिया का बैट्समैन ले लिया ओपनर,
पाकिस्तान का बैट्समैन ले लिया ओपनर, तो देखते हैं कौन फॉर्म में चल रहा है, कौन ज़्यादा अच्छा चल रहा है, फिर पता चलता है कि किस टीम के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। ये कंपैरिजन होता है मैच स्टार्ट होने से पहले, मैच खत्म होने के बाद तो पता चल ही जाता है कि कौन कितना रहा। तो अब हम बात करेंगे बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन, बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन, ठीक है। तो पहले मीनिंग बता देंगे, मतलब अब हमें किसका मीनिंग बताना है बेटा, एक्सटेंशन का, किसके साथ, इंक्रीज का। अब आपको पता है दोनों का ही मीनिंग सेम है, डिमांड का बढ़ना। मैं हिंदी में बोल सकता हूँ ना डिमांड का बढ़ना, पर आप बोलो सर हिंदी में तो चलो आप बोल सकते हो बढ़ना, लेकिन इकोनॉमिक्स में या तो वो एक्सटेंशन है या इंक्रीज है। एक्सटेंशन का मीनिंग होगा जब प्राइस का इफेक्ट आता है, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, और इंक्रीज का मीनिंग है जब अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आता है तो डिमांड बढ़ती है। बाकी अब आपको मीनिंग पता है, मूवमेंट पता है, राइटवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड, आपको पता है प्राइस रीजन है या अदर फैक्टर्स रीजन है, और वो भी फेवरेबल है या अनफेवरेबल। और डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, ऊपर दिखा दिया। अब आपसे डायग्राम जो दिखाओगे वो सिर्फ एक पार्ट दिखाओगे, एक्सटेंशन का, किसके साथ, इंक्रीज के साथ। इतनी कॉमन सेंस तो है सबके पास कि अब तुम टीम वर्सेस टीम नहीं बोल रहे, अब आप इंक्रीज वर्सेस एक्सटेंशन बोल रहे हो। और नेक्स्ट भी यही है बेटा, नेक्स्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज, ठीक है। मीनिंग बता दोगे, मूवमेंट बता दोगे, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड, कॉज प्राइस है या फिर अनफेवरेबल चेंज है, और डायग्राम। अब जो डायग्राम यहाँ दिखाओगे, यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया नहीं, बट आप जब दिखाओगे डिफरेंस में तो कौन सा डायग्राम दिखाओगे, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन एंड ये वाला डिक्रीज। तो आप भी नोट्स में एक बार बना लो, फिर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर जैसा क्वेश्चन आएगा, अगर मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट आएगा तो वैसा, और एक्सटेंशन वर्सेस इंक्रीज आएगा तो वैसा, कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस डिक्रीज आएगा तो वैसा, वैसा बनाना है आपको, ठीक है। क्लियर है, ओके एवरीवन। और लास्ट बट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट बोलते हैं ना, वो क्या है बेटा, एक नोट है बेटा आपके लिए। यहाँ पर सब लोग हैं अभी एक्टिव, निशांत, पारस, सक्षम, अमरजोत, कबीर, Yes, sir. दिवांश, हाँ कुछ लोग लीव कर चुके हैं, कोई बात नहीं, उनके हेडेक है, रिकॉर्डिंग देखेंगे। एक नोट है बेटा यहाँ पर, अब मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में, कि जब इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, उसका इफेक्ट दिखाओ, उसका इफेक्ट दिखाओ डिमांड के ऊपर। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा, मैंने जो वर्ड यूज किया इनकम, वो इन दोनों में से कहाँ आता है, ये मूवमेंट में आता है या शिफ्ट में, बताइए भैया अभी पूरा चैप्टर करने के बाद। अब क्वेश्चन बैंक की बात हो रही है, इसलिए आप आज क्या करोगे, इन नोट्स को रीड करोगे, नोट्स आपके पास है, कोई ना कोई बुक आपके पास है ऑलरेडी, अदरवाइज ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूँ, मैं पहले भी भूल गया बुक का नेम, आप वो बुक परचेज कर लोगे और उस बुक से पढ़ोगे। साथ में बुक जरूर ले आइए, क्योंकि बेटा जो बुक्स होती है ना वो टेक्स्ट बुक्स होती है, उसमें बहुत कुछ होता है, उसमें MCQs, लास्ट में क्वेश्चन बैंक होता है, बहुत से एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं। तो आपको नोट्स पे खाली डिपेंड नहीं रहना है, नोट्स एक समझाने के लिए हैं, याद करने के लिए हैं, बुक रीडिंग के लिए होती है, उससे जो नॉलेज मिलती है उस नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। कुछ टीचर्स बोलते हैं मेरे नोट्स कर लो इनफ है, वो गलत है, वो सब चीज़ें रॉन्ग है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर स्टूडेंट के बेनिफिट में बात की जाए तो स्टूडेंट को तभी फायदा है जब वो बुक्स रीड करेगा, और हमें सही को ही हमेशा लाइफ में सिलेक्ट करना है। तो बुक्स पढ़ोगे तो आप टेस्ट अच्छा कर पाओगे, लेकिन बुक्स में जो भी होगा वो आपको समझ आ जाएगा। एक्स्ट्रा हुआ तो छोड़ देना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बुक्स में ना ये क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट में जाके, अगर इनकम का इफेक्ट दिखाना हो डिमांड के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे कि दो तरह से दिखा सकते हैं, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होगी। लेकिन डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा इस तरह से, या तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है या फिर लेफ्ट वर्ड। लेकिन अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो वाई एक्सिस पे इनकम ले लेते हैं। नो बेटा, चैप्टर किसके ऊपर है, डिमांड एंड प्राइस के ऊपर है। अब मैं उस जादू का मीनिंग समझाता हूँ, क्यों मैं हिंदी में जादू वर्ड बोल रहा हूँ। अब इस डायग्राम में एक मैजिक हो रहा है, ऊपर से हो रहा है मैजिक, ऊपर से। जब ऊपर से मैजिक होता है तो उसको जादू बोलते हैं।
यहाँ प्राइस सेम है, देखो ये डायग्राम आपको ऊपर सिखाया गया, और उस डायग्राम का यूज क्या है वो बता रहा हूँ। ये डायग्राम है, इस डायग्राम का यूज क्या है? इसका यूज ये है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो अदर फैक्टर्स पे आएगा, कभी भी लॉ डिमांड पे नहीं आता, अदर फैक्टर्स पे आता है, और अदर फैक्टर्स में से एक फैक्टर उठाया जाएगा आपके लिए, और वो बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इनकम के राइज होने से क्या होता है? अब आपको फेवरेबल चेंज दे दी, तो इनकम के राइज होने से क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जादू किसका हो रहा है? इनकम का। लेकिन दिख क्या रहा है? प्राइस। दिखता प्राइस ही है। तो मैं स्टूडेंट को क्या बोल रहा हूँ, मैंने तो फीस नहीं बढ़ाई, ना मैंने फीस कम की है, फिर मेरी डिमांड में चेंज क्यों आ रहा है? डिमांड पे इफेक्ट क्यों आ रहा है? तो वो अदर फैक्टर्स के कारण आ रहा है। तो अदर फैक्टर्स इनकम हो सकती है। अगर पेरेंट्स का इनकम ही कम हो गया तो वो कैसे फीस पे करेंगे? मैंने तो नहीं, अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं, सर चलो आपने तो फीस नहीं बढ़ाई, बट हमारी इनकम कम है, अब हम क्या करें? तो इस तरह से होता है। तो यहाँ इनकम फैक्ट डाल रही है, और उसमें भी 2 पॉइंट्स है, एक इंफीरियर गुड्स का पॉइंट है और एक सुपीरियर गुड्स का पॉइंट है। अब अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनकम के बढ़ने को हम 2 तरह से दिखाएंगे। ज्यादा। हाँ, अब मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा, टेस्ट में भी आएगा, शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑन द डिमांड। तो आपको बोलना पड़ेगा इसका इफेक्ट 2 तरह से दिखाएंगे, एक इंफीरियर गुड्स के ऊपर, एक सुपीरियर के ऊपर। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ऑन इंफीरियर गुड्स, ऑन सुपीरियर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 4 मार्क्स का। तो ऑन इंफीरियर डिमांड कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और ऑन सुपीरियर डिमांड बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं कूलर हटाकर एसी लगा रहा हूँ, सब कुछ समझाया हुआ आपको पहले 2 लेक्चर में, अगर कूलर हटाकर एसी लगा रहा हूँ तो यहाँ कूलर की डिमांड कम हो रही है, एसी की डिमांड बढ़ रही है, और दोनों का रीजन प्राइस नहीं है, ना कूलर का प्राइस कम ज्यादा हुआ है ना एसी का, सिर्फ मेरी इनकम बढ़ी है, और मेरी इनकम बढ़ने से मुझे लगता है कि मुझे कूलर नहीं चाहिए, अब एसी चाहिए। इस तरह से बेटा। फिर प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स का बोल देंगे, बढ़ रही है कम हो रही है। तो मैंगो का एग्जांपल लेके देख लेना, मैंगो और एप्पल, कॉम्प्लीमेंट्री में मैंगो और मिल्क। डिसाइड क्या करना है, दैट इज माई लास्ट पॉइंट हियर टुडे। डिसाइड क्या करना है, इंक्रीज या डिक्रीज। और डायग्राम में मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी एक स्टूडेंट गलती कर देता है, वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे इनकम ले लेता है। इनकम लेनी, प्राइस ही लेनी है, प्राइस एंड डिमांड। तो हमें प्राइस को कांस्टेंट रखे, टेबल भी वही था, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट तो डिमांड कम होती है। गॉट इट? इसके लिए आप बुक्स में जाएंगे, अब आगे 5 पेज और दिए जा सकते हैं नोट्स के आपको, पर नोइंगली दिए नहीं जाते। डजेंट मैटर कि हमें स्टेशनरी कॉस्ट सेव करनी है, पर इसलिए दिए नहीं जाते कि आप बुक्स में जाओ। अगर मैंने अपने नोट्स को बुक फॉर्म में ही दे दिया आपको तो बुक ही बन जाएगी। अब आप बुक्स में जाओगे, जितना मैंने नोट्स में समझा दिया या आपने पढ़ लिया उतना नहीं पढ़ोगे, बुक्स में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक दिया है वो वहां से रीड करोगे, तो वहां आपको मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, वो सारे क्वेश्चन। और डायग्राम यही होंगे, या तो डायग्राम में इंक्रीज है या डिक्रीज है, या राइट शिफ्ट है या लेफ्ट शिफ्ट है, कहीं भी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि मूवमेंट सिर्फ प्राइस के कारण होती है। आई गेस आपको समझा दिया। नाउ एनी डाउट? यू मोस्ट वेलकम। नो। आई गेस काफी डिटेल में समझा दिए। तो अब हम, ठीक है, तो इस चैप्टर को ओवर करते हैं। कल आप इसको पढ़ोगे ध्यान से, पूरा दिन है आपके पास। अगर कोई डाउट हुआ तो वो डाउट आप मुझे कभी भी पर्सनल डीएम नहीं करोगे, आप ग्रुप में डालोगे डाउट। ग्रुप को हम हमेशा देखते रहते हैं, पर्सनल मैसेजेस नहीं देखते, क्योंकि वो एक बार अगर मैं ओपन भी कर लूँ उतने में 10 मैसेज और आते हैं, वो आपका मैसेज नीचे चला जाता है। ग्रुप में डालोगे तो वो ज़्यादा जल्दी रिवर्ट होगा। आपका पर्सनल कोई मैटर है तो वो पर्सनल डालिए, कोई बात नहीं, ठीक है। यू नॉट वेल, आप क्लास नहीं लगाओगे, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो पर्सनली, पर अगर हमारा डाउट है वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो कॉमन है सबके लिए, मैं वहाँ पे रिवर्ट भी करूँगा आपको। क्लियर एवरीवन? तो कल तैयारी करिए, कोई डाउट हुआ तो आप बात करोगे मेरे से, जरूरत हुई तो मैं आपके साथ लाइव भी हो जाऊँगा अगर ज़्यादा डाउट्स हुए। तो परसों होपफुली आपका टेस्ट अच्छा ही होगा और आप सब लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट जो होता है ना वो फर्स्ट इंप्रेशन भी होता है और खुद का कॉन्फिडेंस भी होता है। एंड आई प्रे एंड विश फॉर ऑल गुडनेस एंड गुड मार्क्स, ऑल द बेस्ट। परसों टेस्ट में मिलते हैं, बाकी सब कुछ अपडेट हो जाएगा ग्रुप के अंदर, टाइमिंग वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। क्लास ओवर करूँ यहाँ पर? सर हाँ जी बेटा। कल रिपीट क्लास होनी है?
नहीं बेटा, कल ना इलेक्शन के कारण नोटिस आया हुआ है हमारे पास इंस्टीट्यूट में कि हम मार्केट एसोसिएशन का नोटिस आता है ना कि हमें ओपन नहीं करने, इसलिए कल सब कुछ ऑफ कर दिया मैंने, ग्रुप में डाला हुआ है। आप व्हाट्सएप पे एक्टिव रहा करो, घर से चलने से पहले व्हाट्सएप जरूर देखोगे, मतलब क्योंकि अगर मुझे कभी भी इमरजेंसी क्लास ऑफ करनी है, कोई इमरजेंसी होगा तो मतलब 3:30 क्लास होगी तो 3 o'clock भी मैसेज आ सकता है, जरूर व्हाट्सएप जरूर देखो कि कोई अपडेट तो नहीं आया, तो उसमें लिखा हुआ है कल का ऑफ है पूरा। और परसों संडे को मैं लगाऊंगा आपका एक्स्ट्रा क्लास, 2 घंटे क्लास लगाएंगे, वो सारा आपको अभी व्हाट्सएप पे आएगा, संडे का शेड्यूल कल तक आ जाएगा। ओके एवरीवन, क्लास ओवर करो। थैंक यू सर। ओके सर।